हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर सिविल एग्जाम। जैसा कि आपको पता है, हमारी रटना चट प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में मैं पॉलिटी का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में हम 26 से 50 क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसी क्रम में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। इसमें से पूछा है कि जो कौन सा एक्ट है जिससे बर्मा इंडिया से अलग हो गया था। तो ये एक्ट है तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि बर्मा इंडिया से क्यों अलग हुआ था। बात ऐसी है, जब ब्रिटिश का राज था तो ये अपने इंडिया पर भी राज था, बर्मा भी था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मतलब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था और इसमें म्यांमार भी था। तभी आजकल पॉलिटिकल जो बातें चलती हैं, अखंड भारत में आपका बर्मा भी आता है। अखंड भारत में बर्मा आता है क्योंकि इंडिया का एक तरह से पार्ट था। ये इंडियन ही ब्रिटिश में आता था, इंडियन ब्रिटिश में ये तुम्हारा बर्मा, इसलिए इसे अखंड भारत अभी भी बोला जाता है। लेकिन ये 1935 में अलग हो गया था। 1935 में अलग हो गया था ये। अब चलते हैं 27 क्वेश्चन नंबर पर। इन हाउ मैनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937। इसमें पूछा है कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्री जो 1937 में इलेक्शन हुए थे, वो कितने प्रोविंस में उसने सरकार बना ली थी। बात ऐसी है कि उस टाइम 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुए थे। 11 प्रोविंस में, उसमें से 8 में बना ली थी सरकार कांग्रेस ने अपने सहयोगियों की वजह से, लेकिन मेन कांग्रेस थी। लेकिन इसमें तो 8 ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका मतलब इसमें ये सारे ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर होगा 8 सही। 8 इज दी राइट आंसर। लेकिन ये यूपी लोअर सब में पूछा है और कुछ उन्होंने ऑप्शन ही गलत डाल दिया। जैसा कि हम जानते हैं, यूपी पीएससी ऐसा ही करता है, क्वेश्चन बना नहीं पाता है तो ऑप्शन गलत कर देता है, ऑप्शन सही कर देता है तो आंसर भी गलत कर देता है। ये इसका बहुत पुराना है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। दी प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड बाई। इसमें ये पूछा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है अपना, वो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किस प्रपोजल के थ्रू बनी थी। तो ये बनी थी क्रिप्स मिशन। ये किसके थ्रू बनी थी? क्रिप्स मिशन। तो दी राइट आंसर इज दी सी। तो देखते हैं क्या इसका वो है एक्सप्लेनेशन। तो दी प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाई दी क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। 1942। तो ये आपका क्रिप्स मिशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इलवर्ट विल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ये साफ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसमें राइट आंसर होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर। इसमें ए में लिखा है टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फॉर एज दी इक्वल पीनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर कंसर्न। तो इस ऑप्शन इलवर्ट विल क्या था? इलवर्ट विल क्या था? 1883 में आया था ये आपका इलवर्ट विल। 1883 में आया था इलवर्ट विल। ये आया था आपके लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ये लॉर्ड रिपन लाया था। इसमें ये था, पहले ये था 1883 से पहले कि जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश जज है, वो ही ब्रिटिश को सज़ा दे सकता है, इंडियन नहीं दे सकता। लेकिन इसमें ऐसा था कि इंडियन जज भी किसी भी ब्रिटिश पर्सन को सज़ा दे सकता है या उसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन इस बिल में ये आया था कि इंडियन जज भी किसी ब्रिटिश की सज़ा दे सकता है, सुनवाई कर सकता है। लेकिन बाद में इसका इंग्लैंड में विरोध हुआ था, इंडिया में भी विरोध किया था अंग्रेज लोगों ने, इसलिए इस बिल को वापस ले लिया था। अब आपको ये क्वेश्चन आता है लॉर्ड रिपन। ये काफ़ी लॉर्ड रिपन, इसने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। इसे बहुत अच्छा वायसराय माना जाता है। इसने क्या क्या किया रिफॉर्म? आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने किया है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया है ये। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ये कब आया है? 1881 में। दूसरा ये क्या लाया है आपका?
फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपका लाया है 8082 में। थर्ड चीज़ और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये आपका लाया है 8082 में। और उसके बाद एक और ये एजुकेशन के लिए लाया है हंटर एजुकेशन कमीशन, हंटर एजुकेशन। इसका सारी चीज़ें 4 से 5 इसके रिफॉर्म है, सारे इम्पोर्टेंट है। ये लाया है 8082 से 8083 में। तो ये सारे ही रिफॉर्म इम्पोर्टेंट है, ये आप सारे रिफॉर्म इससे देख लीजिए। एग्जाम में कोई सा रिफॉर्म पूछ सकते हैं कि लॉर्ड रिपन इसमें से कौन सा लाया। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड एलोकेटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस, वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन दी रेशियो टू विच पॉपुलेशन। इसमें ये पूछा है जो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड हुई थी, उसमें 8 मेंबर का क्या रेशियो था, मतलब कितनी पॉपुलेशन पे 8 मेंबर चुना जाना। तो इसका आंसर है बी, बी इज दी राइट आंसर। 1 पर्सन 10 लाख पे चुना जाना था। और ये कैसा इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट, ये भी याद रखना। आगे क्वेश्चन आपको ये मिल सकते हैं कि ये कैसा इलेक्शन था, इनडायरेक्ट था डायरेक्ट था, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। इसमें आपसे पूछा इनमें से कौन सा मेंबर कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था। तो इसका आंसर होगा ए, विलियम वुड इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। सो राइट आंसर इज दी ए। सो वी go to next question. The next question number is 32. The question number 32. Indian Constituent Assembly was established under। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो किस के थ्रू लाई गई थी, किस एक्ट के थ्रू लाई गई थी, किस मिशन के थ्रू लाई गई थी। तो इसका जो अभी हमने प्रीवियस बताया है, इसका राइट आंसर हुआ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से ही तो लाई थी, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। उसी में तो डिसाइड हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियंस लोग ही होंगे, और वो ही हम अपने फ्यूचर का संविधान बनाएंगे। तो ये कैबिनेट मिशन के थ्रू आई थी। तो दी राइट आंसर इज दी सी। The next question is 38. In the interim government formed in 1946, the vice president of the executive council। तो इसमें ये पूछा है जो इंटेरिम गवर्नमेंट बनाई थी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए फर्स्ट इलेक्शन तो हमारा हुआ था 1950 के बाद हुआ था, 1950 में हुआ था फर्स्ट इलेक्शन। 1951 से 55 का फर्स्ट एनुअल था, तो 51 में इलेक्शन हुआ था फर्स्ट। लेकिन उससे पहले एक इंटेरिम गवर्नमेंट बनाई थी। उसमें पूछा है जो वाइस प्रेसिडेंट कौन था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज दी राइट आंसर। और इसमें प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट था इसमें जो वायसराय था उस टाइम का, वो था। तो वायसराय ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वायसराय 1946 में कौन था, वायसराय 1946 में था लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल इज द वायसराय इन द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन। अब इसमें ये पूछा है 1946 में, अब इंडियन पूछ दिया है इसमें कौन नहीं था। तो इसमें सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण और आपका डी जगजीवन राम थे इसमें मेंबर थे, जगजीवन राम मेंबर थे इसमें। तो ये नहीं होगा इसका आंसर। एस राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद तो इसके प्रेसिडेंट ही थे, तो ये नहीं होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन आता है सी राजगोपालचारी और एस राधा कृष्ण में। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो इसका भी आंसर आप इजीली रख दोगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सी इज दी राइट आंसर। तो राधा कृष्ण नहीं थे। राधा कृष्ण कौन थे, अब ये आप तो नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। तो राधा कृष्ण इज दी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट्स टेन्योर वाज 1962 टू 67। और इनको भारत रत्न भी मिला है, ये भारत रत्न भी मिला है इनको, राधा कृष्ण को। और इन्हीं के जन्मदिन तो हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, वो इन्हीं के जन्मदिन तो मनाते हैं। सो
We have to move in the next question. The next question is 35. According to Babel plan, the number of Hindu and Muslim members in the Executive Council was to be equal. और रीजन क्या हुआ इसका? बेबेल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा दें। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें असर्शन देखना है। असर्शन तो ये ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें हिंदू एंड मुस्लिम तो बराबर पार्टीशन दिया था, और उस वो इसलिए दिया था क्योंकि जितना था पार्टीशन था रात चल रहा था, तो इसलिए उन दोनों तो बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले इसलिए दिया था। लेकिन जो रीज़न है ना इसका वो आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, उससे कर सकते हैं। तो इन अंग्रेज क्यों चाहिए थे पार्टीशन ना हो? और वो भी क्या बोलते हैं 1946 में ये आया था लॉ पे, नहीं ये 1943 में आया था, सॉरी 1946 में नहीं आया था, तो 1943 में आया था ये आपका लॉर्ड वेबल का प्लान। तो इसके बाद इसका आंसर होगा आपका सी इज द राइट आंसर। सी राइट ऐसे हुआ तो ये तो रीजन तो गलत ही है। वो क्यों चाहेगा कि पार्टीशन अवेलेबल हो? उसे तो बस रिप्रेजेंटेशन बराबर का रहना था जिससे दोनों पार्टियां खुश रहें। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में क्या था, 1943 में लॉर्ड वेबल ने लॉर्ड लिलिंगटन को एज अ गवर्नर जनरल किया था, सक्सीड किया था वायस राय में, एज गवर्नर जनरल किया था, वायस राय तो नहीं था, गवर्नर जनरल किया था 1943 के बाद। लेकिन उसके बाद ये उस टाइम वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुआ था। इसके बाद जो डेडलॉक था इंडिया में उसको ख़त्म करने के लिए इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में डिस्कस किया। इसके बाद ये 1945 में लेके आया ये प्रपोजल। तो लॉर्ड वेवेल का प्रपोजल कब आया था? 1945 में। 1943 में भी नहीं आया, 1943 में तो बना है। तो मैंने पहले 1943 बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये 1945 में आया है। तो 1945 में आया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने ये प्रपोज किया कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें हिंदू और मुस्लिम तो बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उसमें सारी पावर्स हिंदू क्या इंडियंस के पास रहेंगी, लेकिन जो डिफेंस है वो ब्रिटिश के पास ही रहेगा। तो आप समझ सकते हो उस टाइम डिफेंस क्यों रख रहे थे। और लेकिन फॉरेन मिनिस्टर और सारी जो मेन पावर हैं वो इंडियंस के पास ही रहेंगी। तो ये था लॉर्ड वेबल प्लान। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। हु गेव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? यस, दिस आइडिया इज ड्रिवन बाय द स्वराज पार्टी इन द 1934। तो द राइट आंसर इज द ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसमें ये पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब 4 या 5 स्टेटमेंट दें तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम तो ऑप्शन सही नहीं ढूंढना है, हम तो गलत ऑप्शन पहले एलिमिनेट करने हैं। तो हमने सारी दी असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ठीक है। उस टाइम एडल्ट सफरेज के बेसिस पे नहीं था। एडल्ट सफरेज ये था कि सारे यंग लोग 18 या 21 साल से ऊपर, जो उस टाइम डिसाइड था 21 साल से ऊपर वोट दे सकते हैं। लेकिन उस टाइम एडल्ट सफरेज पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हुआ था, तो एडल्ट सफरेज नहीं था। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन दी असेंबली वाज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा 2। तो हम देखना 2 किस में है, 2B में है, 2D में है, 2 आपका नहीं सॉरी, इसमें पूछा है नॉट ट्रू। देखो जैसे मैं भूल गया ऐसे हम लोग एग्जाम में गलती करते हैं, नॉट ट्रू नहीं देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को नॉट ट्रू देखना है। तो नॉट ट्रू सही कौन सा मतलब है, सही कौन सा नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है, एक तो आपका दूसरा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं। असेंबली वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी, ये भी आपका ठीक है, ये आपका गलत है। और आपका असेंबली वर्क थ्रू ए वेरियस कमिटी, तो ये भी आपका ठीक है। तो इसमें आपको तो दोस्तों इसका ऑप्शन ही गलत दिया है इसमें।
इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट गलत होगा। 2 गलत है और सारी स्टेटमेंट सही है। तो 2 गलत है, तो इसका ओनली 2 होना चाहिए, तो इसमें गलत है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा है, क्या क्या सही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हिसाब से। तो इसमें हम लोग आंसर देते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें होगा इट वाज नॉट, फर्स्ट ऑप्शन इसका ये है, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, वो ही दिया है सेम, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। तो इसमें सही, ये भी सही है, आपका ए भी सही है, ये सही है, ये गलत है, 2 गलत है, तो बी भी जिसमें हुआ वो गलत हो जाएगा, सी चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो इसका ए इज द राइट आंसर। तो मल्टी पार्टी थी बॉडी, इसमें बोला नहीं था, तो ये भी गलत है, तो इसका ए है। तो आप एलिमिनेशन से ये ऐसे क्वेश्चन ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। विच वन अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से। क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेटमेंट सही नहीं है, उस हिसाब से कौन सा गलत है। तो हम लोगों को देखना है, इट वर्क विद द हेल्प ऑफ ए लार्जर नंबर ऑफ कमिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमॉन्ग देम बीइंग द ड्राफ्टेड नंबर। नहीं, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो ये गलत है ना, तो ये गलत हो जाएगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड पारसी वर एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। यस, दिस इज द also right statement, but according to question this is the wrong statement. So that C statement is it was elected on the basis of universal adult franchise. Yes, this is the wrong statement. हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, ये एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था और कुछ ही लोगों को राइट था वोट करने का। और डी इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी इज द wrong answer, but the statement is right. So we have to move in next question. The next question is the fourth. Member of Constituent Assembly who drafted the Constitution of India elected by the nominated by British Parliament। ये तो गलती होगा, जब इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट तो नॉमिनेट करेगी, गवर्नर जनरल क्यों करेगा। हाँ, यस, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग कौन करेगी, बहुत सारी पार्टियां थी, प्रीवियस हमने देखा है मल्टी पार्टी ने वोट किया था, बहुत सारी पार्टियां, तो ये दोनों पार्टियां थोड़ी होती हैं यही डिसाइड करेंगी कौन इलेक्ट होगा कौन नहीं होगा। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो उन्होंने इलेक्ट किया था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन से किया था, तो सी इज द राइट आंसर। In the question number 41, with reference to Indian history, the member of the Constituent Assembly from the province were। तो इस क्वेश्चन तुम देखते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस। यस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, ये तो वही ये पूछ लिया है। यस, सी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सेम क्वेश्चन था जो अभी 40 क्वेश्चन था उसका ही डिट्टो क्वेश्चन था ये। हाउ वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। ये तो सेम क्वेश्चन है, बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये इसका राजेंद्र प्रसाद आंसर होगा। अब इसका हम आंसर देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा ने टेम्परेरी चेयरमैन थे, लेकिन जो इलेक्टेड थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। क्योंकि ये जो सिस्टम होता है, जब भी कोई पहला असेंबली होती है किसी भी इलेक्शन के बाद, अभी भी जो सबसे ओल्ड एज का होता है वो चेयरमैन को चुनता है। तो उस टाइम सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पुराने मेंबर थे, तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने चुना था। तो फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट आ जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा आंसर होगा, लेकिन फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो राजेंद्र प्रसाद थे, और ये बाद में ही राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसका भी सेम आंसर होगा,
इसमें फर्स्ट मीटिंग पूछा है तो सचनानंद सिन्हा होगा। तो 44 का भी सी होगा। 45 का भी आपका बी आंसर होगा, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला। 46 का आपका राजेंद्र प्रसाद होगा। इसमें चेयरमैन पूछा है ना, तो फर्स्ट चेयरमैन तो वही थे ना, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आपका ए आंसर होगा। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, बस आपको फिगर याद करना है कि सचनानंद सिन्हा तो ने अपॉइंट किया था आपके राजेंद्र प्रसाद को, वो टेम्परेरी थे, ये आपके परमानेंट चेयरमैन थे। और वो पूरा प्रोसेस कैसे क्या होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम 47 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दी, तो ये भी पता है, सेम क्वेश्चन है, बी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, ये हम लोगों को पता है 9 दिसंबर 1946 तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इस्टेब्लिश हुई थी। अब इसका हम देख लेते हैं। ये 9 दिसंबर 1940 में हुई थी। रीअसेंबल हुई थी हमारी 14 अगस्त 1947 को, और इसी दिन पाकिस्तान बना था। तो 2 डोमिनियन बनी थी जो ब्रिटिश इंडिया में से। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, ये भी सेम ही आंसर है, इसका भी 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। तो ये रहा आज की वीडियो में। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप तो 25 इसमें रहे और 25 प्रीवियस वीडियो में, तो अभी तक 50 क्वेश्चन हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया टॉपिक में। इसमें अप्रोच 100 क्वेश्चन है, तो अभी 2 वीडियो और लगेंगी। मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से करा दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये स्टेट पीएससी में काफ़ी पूछा जाता है। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथ वाले एस्पिरेंट हैं उनमें शेयर करें। तो धन्यवाद, जय हिंद।